viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone, I hope you all are doing good and you're having a great time. So I'm here with your lecture 12, that is your MCQs on atomic structure, right? I hope please आप साथ साथ ही अपने आंसर्स देते रहें, ठीक है? जस्ट कमेंट ऑन द लाइव चैट बॉक्स एज वेल, और प्लीज़ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जस्ट टेक आउट योर कॉपीज़, जस्ट पॉज द वीडियो इन बिटवीन एंड गिव योर आंसर्स, ठीक है? ये बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? सो दिस इज़ अ टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ, राइट? तो इससे आप अपने आप को मार्क्स दें. ये इसमें 20 क्वेश्चंस हैं. जस्ट गिव योर सेल्फ मार्क्स, देन रिपीट इट अगेन कि देखो आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और तुम्हें कितनी नई नॉलेज मिली है, राइट? कुछ टर्म्स भी तुम्हारे लिए नहीं होंगी, कुछ तुम्हें फर्स्ट टाइम पता चलेगा. सो जस्ट टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है? सो let's start with your first question without wasting your time. Your first question is, atomic theory of matter was given by A. Avogadro, B. Dalton, C. Newton, or D. Pascal. Please comment as well as write your answers. So your correct answer is बी. डेल्टॉन. किसने दी थी? जॉन डेल्टॉन ने ये टर्म कॉइन की थी, ठीक है? उसने कहा था एटॉमिक थ्योरी क्या है, ठीक है? ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी ऑफ मैटर है, जिसका वो क्या स्टेट करती है? वो स्टेट करती है कि जो मैटर होता है वो क्या कंपोज करता है? वो कंपोज करता है तुम्हारा डिस्क्रीट क्या हो गया? सेपरेट यूनिट्स कंसिस्ट करता है, जिसको क्या कहा जाता है? एटम. मतलब हर एक मैटर हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में मैटर हो तुम्हारा, तो वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है तुम्हारी डिस्क्रीट यूनिट, जिसको कहा जाता है एटम. क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये एटॉमिक थ्योरी किसने दी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, कुछ ऐसा यूनिट्स किसने दी, जस्ट प्लीज़ राइट इट ऑन अ पेपर. इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है? हर एक चैप्टर के नोट्स बना लो, नोट्स एज सच, किसने ये पर्टिकुलर एसआई यूनिट दिए हैं और नाम कब दिए हैं और कौन सी डेट्स हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे मोस्टली हम भूल जाते हैं. इट्स सो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, राइट? कि ये किसने दिया, जिसका तो नाम से होता है थ्योरी, यू कैन रिमेंबर दैट, पर कुछ कुछ होते हैं जिनको आपको अलग से नाम याद करने हैं. सो प्लीज़ राइट इट समवेयर, ठीक है? जैसे अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री के जितने भी हैं जिन्होंने टर्म्स दिए हैं या एसआई यूनिट्स हैं या कुछ भी है, जस्ट राइट इट समवेयर, ठीक है? उसके नोट बना लो कि आप लास्ट में उन्हीं को अच्छे से बार बार पढ़ सको, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? अब न्यूट्रॉन्स किस में लीस्ट नंबर होते हैं? यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नहीं लिखा. अब किस में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं? ए. यूरेनियम, जिसका तुम्हें ये दिया हुआ है, क्या दिए है? ये तुम्हें दिए 235 के तुम्हारा मास है, मास नंबर है, और 92 के इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है? ये दिया हुआ है. यूरेनियम 238 मास और 92 एटॉमिक नंबर. या है एनपी का मतलब हो गया नेपट्यूनियम, ठीक है? इसका 239 मास है और 93 एटॉमिक नंबर है, और इसका 240 तुम्हारा एटॉमिक मास है और 93 तुम्हारा एटॉमिक नंबर है. बेसिकली इनके एटॉमिक नंबर से हम कैसे लिखते हैं तुम्हें पता है ना? हाउ वी राइट इट? डू यू नो दैट? हम ऐसे लिखते हैं ना, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं और उसके एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं. यूरेनियम के 2 हैं, 238, तुम्हारे 2 एटॉमिक मास है और इसके एटॉमिक नंबर ये है. और नेपट्यूनियम के क्या है? 239 एटॉमिक मास और 240 एटॉमिक मास, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 93, ठीक है ना? समझ गए?
तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि कौन सा एटम कंटेन करता है लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो किसमें लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है, तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो, एटॉमिक मास नंबर, जो तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर क्या है, ये 235 माइनस द एटॉमिक नंबर जो ये है, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इसका क्या है, चलो बताओ एटॉमिक, अब तुमने सबका निकालना है, ठीक है, सबका निकालो। सबसे पहले क्या आया, तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, दिस माइनस दिस, पहले आया 235 माइनस 92, क्या आया 143, ठीक है। नेक्स्ट करो, 238 माइनस 92 कितना आएगा 146, 239 माइनस 93 कितना आएगा 146, और 240 माइनस 93 कितना आएगा 147। तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में है, इसमें, दैट इज योर ए, दैट इज यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक मास 235 और एटॉमिक नंबर 92 है। तो इसमें लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तुम्हें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, दैट इज एटॉमिक मास भी दिया है, एटॉमिक नंबर भी दिया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हारे निकल जाएंगे। इट्स वेरी इजी, दोनों चीजें तुम्हें दी हुई हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब जो एटॉमिक साइज जो होता है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में होता है, इट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। जो तुम्हारा एटॉमिक साइज है, ठीक है, वो कितना होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ए डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है तो 10⁻⁻8 है, ठीक है। और अगर इट इज इन व्हाट, अगर तुम्हारा मीटर्स में है तो क्या होगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। ये चीज याद रखनी है, अभी दोबारा बोल रही हूँ, जो एटॉमिक साइज है अगर तुम्हें सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो इट इज 10⁻⁸, पर अगर मीटर में पूछा जाएगा तो ये 10⁻10 मीटर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्या कहा जाता है, एंगस्ट्रॉम यूनिट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो एटॉमिक साइज तुम्हें पता चल गया सेंटीमीटर और मीटर में, भूलोगे तो नहीं। एक और चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, रेडियस क्या होता है। अब साइज तो तुम्हें पता चल गया, रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का, एटम का साइज तुम्हें पता चल गया। अब जो न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, जो रेडियस होता है ऑफ योर न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस का कितना होता है, सेंटीमीटर्स में होता है तुम्हारा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, प्लीज ये लिख लो। और जो तुम्हारा मीटर्स में होता है दैट इज 10⁻15 मीटर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 1 फर्मी यूनिट, और इसकी यूनिट को 1 फर्मी कहा जाता है। और एटॉमिक साइज को क्या कहा जाता है, उसकी यूनिट पूछ सकते हैं कि एटॉमिक साइज की व्हाट इज एटॉमिक साइज यूनिट, इट इज एंगस्ट्रॉम यूनिट। और जो न्यूक्लियस की क्या होती है, इट इज फर्मी यूनिट, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। चले आगे, नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन होती है, जो तुम्हारे ये तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया होगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तुम्हारे सब शेल में, ठीक है, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, ए 4i + 2, बी 4i - 2, सी 2i + 1 और डी 2n²। So what is your correct answer?
ये किससे एक्सप्रेस किया जाता है? ए, दैट इज 4i+2। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर हम इसको ओपन करेंगे इट इज 2i+i। वेट, देखो जो तुम्हारा 4i+2 है, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे, देखो ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 4i+2 क्या होता है, इसको अगर आप ओपन करोगे इफ यू नो मैथ्स तो 2i+1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, i बन गया और 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे i क्या होता है, i होता है, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये किसके लिए होती है, तुम्हारे सब शेल्स के लिए। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है तुम्हारे सब शेल्स के लिए होता है, ठीक है। अब i को क्या करते हैं, i को कैसे डिनोट किया जाता है, n-1 से, ठीक है। n- और n क्या होते हैं यहाँ पे, तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। i जो होता है ये तुम्हारे शेल्स के लिए होता है, ठीक है। समझ गए? तुम्हें पता ना, जो ये तुम्हारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, ये क्या डोनेट करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं तुम्हारा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेल्स तो तुम्हें पता है क्या होते हैं ना, तुम्हारे के, एल, एम, एन, ठीक है। तो आई फॉर के क्या होगा, ये तुम्हें पता चल गया ना, आई इज इक्वल टू n-1, है ना। अब तुम्हारा जो के शेल होता है ना, तुम्हारे होते हैं ना के, एल, एम, एन होते हैं, राइट। तो जो तुम्हारा के शेल होता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या है, n-1, आई इज इक्वल टू n-1 होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा i क्या हो जाएगा, 0, राइट। l के लिए क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 0 एंड 1। m के लिए क्या हो जाएंगे, 0, 1 एंड 2। और n के लिए क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2 और 3, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें चीज पता होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन दैट इज 4i+2 दिया जाता है, ठीक है। इससे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। नाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ए एमो, बी एंगस्ट्रॉम, सी सेंटीमीटर और डी फर्मी। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, डी फर्मी। अभी मैंने बताया इट इज 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर। ये अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। पता चल गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोबार्स, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक ये आइसोबार्स बेसिकली तुम्हें ये जो है एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हीलियम दिए है 3242, मैग्नीशियम दिए 2412, मैग्नीशियम दिए 2512, देन के 40 और 19, कैल्शियम 40 और 20, देन के 40 और 19 एंड पोटेशियम 39 एंड 19, राइट। तुम्हें ये दिया हुआ है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, तो तुम इजीली बता सकते हो, ठीक है। पहले तो तुम वहां पे समझ लो कि उसमें क्या होता है, ठीक है। अब तुम्हारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है, जिसमें तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, पर जो तुम्हारा एटॉमिक मास है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तुम्हारा एटॉमिक नंबर सेम होगा पर तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन ले लो, ठीक है। अब कार्बन है, ठीक है, इनका जो मास है वो डिफरेंट होता है, दैट इज 12 और 14, ठीक है। पर इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट इज 6, ठीक है। तो ये हो गए आइसोटोप्स, एक ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो डिफरेंट होती है। चलें आगे नेक्स्ट। अब आइसोबार क्या होता है, आइसोबार इसका उल्टा होता है।
इसमें जो तुम्हारे एटॉमिक नंबर है ना वो डिफरेंट होते हैं, पर जो तुम्हारा एटॉमिक मास है वो क्या होता है सेम होता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आ गया, जैसे दो हमने डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, जैसे आर्गन और कैल्शियम ले लिया। अब इसका एलिमेंट 18 है और इसका 20 है कैल्शियम, ठीक है, पर इन दोनों के एटॉमिक मासेस क्या हैं, 40 हैं। समझ रहे हो, मतलब ये 40 20, राइट, और इसका भी क्या है 40 एंड ये क्या है 18, ठीक है, पर इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसको कहा जाता है आइसोबार्स, ठीक है। तो जहां पे एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे और तुम्हारे एटॉमिक मास सेम होंगे। अब पहले देखो एटॉमिक मास किस किस के सेम है। ये आ गया ना तुम्हारे एटॉमिक मास, ये तुम्हारे एटॉमिक मास है पहले वाले, ये दूसरे एटॉमिक नंबर है, तो बताओ किसके सेम है। इसमें एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, 24 25 सेम नहीं है, 3 और 4 सेम नहीं है, 40 40 सेम है, तो क्या हो गया, इसके एटॉमिक मास सेम है। पोटेशियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास सेम है और इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट। इसको कहा जाता है आइसोबार, ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलें आगे। द एनर्जी इज लोएस्ट फॉर द ऑर्बिटल 3d 4p 4s और 4f। किस में एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, 3d 4p 4s और 4f। देखो अब ये ना, देखो ये एनर्जीज जो होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये अगर ये डिनोट करोगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एनर्जीज बताई हुई हैं, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए, शेप्स तुम्हें पता है ना, एस में सिर्फ एक शेप होती है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में एसपीडीएफ, तुम्हें पता है शेप्स होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 टाइप के होते हैं, एक एनर्जीज होती हैं और एक शेप होती है। तो शेप होती है एसपीडीएफ, ठीक है। एस एक ही शेप होती है, वो होती है स्फेरिकल, ठीक है। पी में 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7f ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सबको क्लियर है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि एस में 1 होता है, पी में 3, फिर क्या है 1 3 5 7, राइट, हमने ये पढ़ा है। तो यही है, एस में सारे 1 है, ये देखो यहाँ पे डोनेट भी किया हुआ है, ये सारे 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, ठीक है। तो एसपीडीएफ तुम्हें ये बता दिए ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये देखो जैसी ऊपर ऊपर जाता है इसकी एनर्जी क्या होती जाती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब तुम इसको अगर देखोगे तो तुम यहाँ से बड़ा क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जो 3D है कहाँ पर है तुम्हारा, 3D ये है, ठीक है, फिर तुम्हारा 4p है, ये आ गया, ठीक है, फिर तुम्हारा 4s है, ये आ गया, और 4f है, ये। तो किसकी सबसे कम एनर्जी लग रही है, देखो 4f तो ऊपर जा रहा है, 3D और 4p भी ऊपर जा रहा है। देखो 4s की सबसे जो है कम एनर्जी है, क्या है, कम एनर्जी है, ठीक है, पता चला कि नहीं। देखो ऊपर जितना जाता जा रहा है वो एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है, ठीक है, अब तुमने वो फ्लो चार्ट देख लिया। अगर तुम्हें एक रूल पता होगा दैट इज n+l, जो एनर्जी इज लोएस्ट फॉर द ऑर्बिटल, ठीक है, एक रूल होता है दैट इज, अगर ये रूल तुम्हें पता होगा दैट इज n+l होता है, ठीक है। n क्या होता है, दैट इज आपके शेल, ये 3 हैं 4 हैं ये, और dps के हैं तुम्हारे सब शेल्स हैं, वो l हो गया तुम्हारा सब शेल। अब l तुम्हें पता है, अगर तुमने पढ़ा होगा, यू नो इट वेरी वेल, SPDF क्या होते हैं, 0 1 2 3। तो अगर n+l का रूल फॉलो करोगे, इफ़ यू नो दैट, 4 चीज़ें दी हैं तुम्हें, एक 3D दी है, एक 4p दी है, एक 4f दी है और एक 4s दी है। तो बस n+l का रूल फॉलो करो। n क्या होता है, n तुम्हारा है 3, d क्या है तुम्हारा,
D होता है 2, ये यहाँ पे आ गया 5, ठीक है ना, ये इसमें 5 आ गया, इसमें 4 प्लस PP क्या है यहाँ पर 1, ये भी 5 आ गया। अब ये दोनों सेम है। 4s में क्या है 4s क्या है यहाँ पे 0, तो मतलब यहाँ पे 4 ही रह गया, हाँ, और यहाँ पे क्या आ गया F क्या है 4 + 3 दैट इज 7, ठीक है। तो सबसे कम किस में है 4 में, तो एनर्जी सबसे कम किस में होगी, किस ऑर्बिटल में होगी, वो होगी 4s में। ये एक फॉर्मूला है कि एनर्जी ढूंढने के लिए, ठीक है, ऑफ द ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला दिए n+l, मतलब जो शेल में है ऑर्बिट, जो शेल में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे शेल में है, ठीक है, और सब शेल में है, उसकी बात की गई है, ठीक है। सो सबसे कम किस में है, दैट इज C 4s। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कौन सा नहीं है, A प्रोटॉन, B इलेक्ट्रॉन, C न्यूट्रॉन या D पॉजिट्रॉन, कौन सा नहीं है इसमें से न्यूक्लियन। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, B इलेक्ट्रॉन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो न्यूक्लॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। सो B इलेक्ट्रॉन इज योर करेक्ट आंसर। According to the Rutherford atomic model, the electron inside an atom are A stationary, B centralized, C non-stationary या none of these. So what is your correct answer? C non-stationary, ठीक है। अब इसने जो दिए था, जो रूदरफोर्ड ने तुम्हें एक जो थ्योरी दी है, एटॉमिक मॉडल दिया है, अब तुम्हें पता है, अगर तुमने इसके स्टेप्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स, तो तुम्हें यू विल बी क्लियर, ठीक है। उसने कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और जो मोस्ट ऑफ द एटम होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वो कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली जो तुम्हारा चार्ज्ड पार्टिकल है और जो तुम्हारा मास है एटम का, वो क्या होते हैं, वो बड़े ज़्यादा कंपैक्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनका स्मॉल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसको उसने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था, ठीक है ना। तुम्हें पता ना एक एटम में न्यूक्लियस होता है, और उसने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंड करते हैं तुम्हारे किसको, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को, ठीक है, ये उसने बोला था, राइट। फिर उसने कहा, एक और चीज उसने कही थी कि अब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको कहा जाता है एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो स्टेशनरी हैं, नॉन स्टेशनरी नहीं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, दे ऑर्बिट, वो ऑर्बिटिंग करते हैं, मूव करते हैं, दे ऑर्बिट एट अ फिक्स्ड पोजिशनल, मतलब फिक्स्डली अबव द पॉजिटिवली जो चार्ज न्यूक्लियस होगा, ये उसके आसपास घूमना शुरू कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी जगह पे ये घूमते रहेंगे, एट द फिक्स पोजीशन ये घूमते रहते हैं। सो दे आर नॉन स्टेशनरी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह खड़ा हुआ है, नहीं, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉन स्टेशनरी, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ which of the following is the maximum number of electrons that can be present in M shell? M shell में कितने present हो सकते हैं, A 2, B 8, C 18, D 32। सो कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 18। सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होगा, वहां पे तुम्हें पता है कि n इक्वल्स टू क्या होता है, 2n² होता है, राइट है ना। तो एम शेल में जो होते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर n कितने होते हैं, एम शेल m में कितने होते हैं 3, तो 2n² में डालो 2, 3², 3 3 is 9, 18, तो इसमें आगे 18 क्वांटम नंबर, 2n² तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और तुम्हारे के इसमें k में कितने होते हैं 2, l में कितने होते हैं 8, m में होते हैं 18 और तुम्हारे n में होते हैं 32, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी। और तुम्हारे जो सब शेल्स होते हैं उनके बारे में ही पता होना चाहिए, ऑर्बिटल्स जो होते हैं
S P D F। S में कितने होते हैं 2, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट। Discovery of the nucleus of an atom was due to the experiment carried out by A. Bohr, B. Rutherford, C. Moseley या D. Thomson। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किस एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय, किसने एक्सपेरिमेंट कैरी की थी? इट वॉज कैरिड आउट बाय बी रूदरफोर्ड, ठीक है। सो बी रूदरफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है वो डिस्कवरी हुई थी, ये बेसिकली जो रूदरफोर्ड था वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। वो उसने क्या देखा, उसे वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट थी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। उसने देखा कि जो एटम है उसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसने देखा जो न्यूक्लियस जो होता है, जो अल्फा पार्टिकल के जो न्यूक्लियस था, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल का एटम था उसमें जो न्यूक्लियस था वो पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। उसने क्या किया, जो एटम था, ठीक है, उसको रिपेल किया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज था, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव चार्ज थे, और जो एटम था वो भी उसमें, उसने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स एटम के पास आए तो वो रिपेल हो गए, मतलब अलग हो गए। तुम्हें पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ तो तुम्हें क्लियर है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अब जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव थे, तो उसने क्या देखा, जब वो एटम के कॉन्टैक्ट में आए तो उसने देखा कि जो उसका न्यूक्लियस, मतलब बेसिकली उसके कॉन्टैक्ट में आए तो वो रिपेल हो गया। उसमें उन्होंने देखा कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसकी वजह से उनकी रिपेलिंग टेक प्लेस, रिपेल हुई, और उसने वो नाम क्या दे दिया, उसको न्यूक्लियस दे दिया। समझ गए? So B is your correct answer. The atomic number of carbon is 6 and its atomic mass is 12. How many protons are there? कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6, 12, 18 और 0 कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर तुम्हारा कार्बन है और एटॉमिक मास तुम्हारा 12 है, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? तुम्हारे प्रोटॉन्स हैं A6, है ना। तो जो बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है तुम्हें पता होना चाहिए, हमें एटॉमिक मास से लेना देना ही नहीं है। एटॉमिक नंबर को Z से डोनेट करते हैं और वो क्या होता है तुम्हें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो अगर इसका 6 है तो इसके प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। अगर तुम्हें पूछा होता कि एटॉमिक मास, मतलब अगर तुम्हें पूछा होता कि तुम बताओ सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, अगर तुम्हें पूछा होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने, तो तुम लिखते क्या, 12 बताया है ना। तो वहां पे तुम एटॉमिक मास, मतलब तब तुम प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन को प्लस करके उसका आंसर निकालते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक नंबर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है, ठीक है। चलें आगे। Cn- ion is isoelectronic with N2, CO, both A and B or none. आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मतलब ये प्रोसेस करता है आइडेंटिकल, आइसो समझ आ गया ना, मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा जिसका, जिसमें मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो कितने होंगे, वो इक्वल होंगे। जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो? तो उसने कहा Cn- आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मतलब किसकी तरह, इसके सेम है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, N2 की तरह, CO की तरह, या दोनों की तरह, या दोनों की नहीं तरह, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? C, बोथ A एंड B की तरह इसका होता है। अब कैसे, ध्यान से देखना। C कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का 6 होता है ना, 7, और एटॉमिक नंबर इसका 8 आ गया ऑक्सीजन का। Cn- का क्या होता है, दैट इज 6
+7 +1 इजिकल टू 14। अब का CN माइनस देखो, इसके कितने हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, कितने बन गए 13। अब माइनस साइन है तो ये क्या होता है ऐड ऑन हो जाता है, तो ये +1 आ गया मतलब 14। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे उसका कितना होता है 7, पर यहाँ पे कितने N2 हैं तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, O कितना है 8 है ना, तो C और O बोला है, C कितना होता है 6, O कितने हैं 8, ये कितना हो गया 14। तो मतलब इन दोनों की तरह इसका जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, तो C इज योर करेक्ट आंसर। The absolute value of charge on electron was determined by, जो absolute value है of a charge, ठीक है, चार्ज की ऑन इलेक्ट्रॉन was determined by J.J. Thomson, B. R.A. Millikan, C. Rutherford या D. Chadwick। किसने डिटरमाइन की थी? इट वॉज डिटरमाइंड बाय R.A. Millikan। ठीक है, इसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उसको ये पता चला था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कितनी होती है? इट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? इट इज -1.6 × 10⁻⁻19 C। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो होती है -1.6 × 10⁻19 C। ठीक है, और ये दी किसने थी? R.A. Millikan ने। सो B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन A ट्रांसलेटरी, B स्पिन, C ऑर्बिटल और D वाइब्रेशनल फॉर्म्स में। तो ये सबको बताया है कि वो ऑर्बिटल फॉर्म में मूव करता है। C इज योर करेक्ट आंसर। एन एटम हैज, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं K शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है L शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं M में। ठीक है, सो नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स मतलब तुम्हारे सब शेल में S में कितने होंगे? ठीक है, तो इसने क्या बोला, K में है लिख लो 2, L में है 8, M में है 6। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर तुम्हें पता होगी दैट इज 1s, 2s2, 2p6, 3s² और 3p4। ये आ गया ना। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 3 4 6 10 12 और 4 हो गए 16, पूरा कर दिया हमने। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। अब इसमें तुमने देखना है कि S इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं ये वाले, 2 ये हैं और 2 ये हैं। कितने हो गए? 2 3 4 5 6। सो A इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। Electrons with the highest energy level of an atom are called as valence protons, orbital protons, valence electrons या orbital electrons। तो इलेक्ट्रॉन जिनकी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जिनकी हाईएस्ट एनर्जी लेवल होती है एटम में उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोटॉन इज हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन बाय डैश 187 टाइम्स, 1837 times, 1837 times, 3837 times, 2827 times। तो प्रोटॉन कितना ज़्यादा हेवियर है देन इलेक्ट्रॉन? ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, 1837 टाइम्स हेवियर है देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन आयन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, उन्होंने सिंपली पूछा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, किस आयन के होते हैं? पोटेशियम, कॉपर, सीजियम या थ्रोमियम, किसके होते हैं? उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स है। KLMN आ गया, K में तो 2 ही रहते हैं, फिर 8 और 8 की बात आ गई है ना। ये तुम्हारे नॉर्मल शेल्स की बात हो रही है, सिर्फ आउटरमोस्ट शेल, सब शेल्स की बात नहीं हो रही है। ये हो गया ना 8 9 10 18 पूरे कर दिए। ठीक है, तो तुम्हें पोटेशियम का पता होने चाहिए। पोटेशियम में कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कॉपर में कितने होते हैं? 24। इसमें कितने हैं? 55।
और इसमें 90, तो तुम कर लो अपना हिसाब, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 8 8 18, 8 8 16 17 18। पोटेशियम में कितने होते हैं 19 होते हैं, पर प्लस साइन है तो एक कम हो जाएगा 18। कॉपर में कितने होते हैं 24 होते हैं, है ना, पर 2 8, है ना, 8 9 10 हो गए, 10 पीछे और कितने लाने हैं 8, है ना। तो इसके पास कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। तुम्हारा जो कॉपर में क्या होता है, कॉपर में कितने होते हैं 29 होते हैं, ठीक है, इसका तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है 29 है, पर प्लस साइन है तो टोटल कितने हो जाएंगे 28। तो KLMN, तो इसमें K में तो 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, M में कितने आएंगे 8 9 10 18। तो हमें यहीं से पता चल गया कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में कॉपर। अब जो सीजियम का होता है वो क्या होता है 55 होता है, और थ्रोमियम का 90, तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, 18 से ज़्यादा ही होंगे, पहले दो में तो 2 और 8 ही आएंगे, तो ये तो 18 से ज़्यादा ही होंगे, ऑब्वियसली इट इज़ 55, और ये -1 भी करोगे तब भी ज़्यादा होंगे। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहीं से क्लियर हो गया कि बी कॉपर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में किस में होते हैं KLMN में से, किस में कॉपर में, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम एंड आ चुके हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आई होप तुम्हारे आंसर्स तुमने मार्क किए होंगे, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये KLMN शेल्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए, सब शेल्स SPDF कितना होता है, यू शुड नो दिस, देन ओनली यू कैन डू इट। प्लीज़ डू इट अगेन एंड अगेन कि आप ये कर सको। इन योर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट योर केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, एंड विल डू योर केमिकल इक्वेशंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू so much and have a nice day.